जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सिंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर न्यायालय का बड़ा आदेश, ओबीसी आरक्षण समाप्त, सामान्य सीटों की तरह होंगे चुनाव। अनिश्चितकाल के लिए टली जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण की प्रक्रिया, पंचायत राज्य संचालन ने जारी किया आदेश। देवी तालाब पर एनजीटी का बड़ा आदेश, नहीं हटेगा अतिक्रमण, राज्य शासन और जिला प्रशासन करेगा अग्रिम कार्रवाई। गुरुवार की रात को गोंदिया रोड पर हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की हुई मौत। लालबर्रा और वाराणसी में तीसरी लहर की आहट पर अधूरी तैयारी में स्वास्थ्य विभाग, कबाड़ में पड़े कोविड सुरक्षा के उपकरण। शहर के गंदे पानी से प्रभावित हो रही गुंगले की कई एकड़ खेती की जमीन, मैली हो रही बैनगंगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सेंट्रल जोन कोलकाता महानिदेशक नितिन अग्रवाल शुक्रवार को अपने अल्प प्रवास पर हेलीकॉप्टर से बालाघाट पहुंचे, जहां पुलिस लाइन ग्राउंड हेलीकॉप्टर से उतरकर वे बाय रोड भरवेली स्थित सीआरपीएफ बटालियन पहुंचे, जहां उन्होंने अपने इस अल्प प्रवास में सीआरपीएफ 123वीं बटालियन भरवेली और सोनेवानी स्थित बटालियन की एफ कंपनी परिसर का निरीक्षण किया। दोनों जगह किए गए इस निरीक्षण में उन्होंने सीआरपीएफ बटालियन के द्वारा की जा रही परिचालनिक ड्यूटी का जायजा लेकर अन्य गतिविधियों की जानकारी अधिकारियों से ली। वहीं उन्होंने सीआरपीएफ के जवानों से मुलाकात कर नक्सलाइट क्षेत्रों में ड्यूटी के दौरान विशेष सतर्कता बरतने और बारीकी से क्षेत्रों का दौरा करने की हिदायत के साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। शहर के देवी तालाब पर किए गए अतिक्रमण प्रकरण की सुनवाई के मामले में एनजीटी ने आदेश सुनाते हुए देवी तालाब प्रकरण में किसी भी तरह के अतिक्रमण नहीं हटाए जाने का आदेश दिया है। एनजीटी के द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार देवी तालाब निजी भूस्वामी की संपत्ति है। इसके अनुसार इस प्रकरण में उनकी ओर से किसी भी तरह का कोई आदेश फिलहाल नहीं दिया जा सकता। इस दौरान एनजीटी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि पूरे प्रकरण में राज्य शासन और बालाघाट जिला प्रशासन के द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि एनजीटी में दर्ज की गई याचिका के दौरान इस बात का उल्लेख किया गया है कि शहर के भीतर 7 बड़े तालाब है, जिसमें आमा तालाब जिसका रकबा 8 एकड़ से अधिक बताया गया है, पुलिस लाइन तालाब रकबा 3 एकड़, मेहरा तालाब रकबा 4 एकड़, मोती तालाब रकबा लगभग 52 एकड़, धोबी तालाब रकबा लगभग 6 एकड़, देवी तालाब रकबा लगभग 16 एकड़, दरी तालाब रकबा लगभग 4.5 एकड़ दर्शाया गया है। हालांकि वर्तमान परिवेश में अमूमन सभी तालाबों का रकबा कम हो चुका है। जिला मुख्यालय में स्थित 7 तालाबों में 6 तालाब मध्य प्रदेश शासन के हैं, तो वहीं देवी तालाब के विषय में इस बात का उल्लेख किया गया है कि यह तालाब रिसर्व डेवलपर्स और अन्य बिल्डर्स का है। हालांकि इस आदेश में इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि देवी तालाब का वर्तमान रकबा कितना है और आगामी दिनों में मध्य प्रदेश शासन और बालाघाट जिला प्रशासन को किस तरह से कोई कदम उठाए जाने हैं, जिससे देवी तालाब के किनारे बसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान और अन्य लोगों के लिए राहत भरी खबर यही है कि फिलहाल देवी तालाब के अतिक्रमण पर एनजीटी ने गेंद राज्य शासन और जिला प्रशासन के पाले में डाल दी है। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर जिले के प्रवेश स्थली देवनगरी ग्राम पंचायत कंजई स्थित मां गायत्री शक्तिपीठ मंदिर के प्रांगण में गत 9 दिसंबर से जारी श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान यज्ञ सत्संग संगोष्ठी का 17 दिसंबर को गायत्री शक्तिपीठ के 41वें वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के साथ धार्मिक यज्ञ वातावरण में समापन किया गया। इस अवसर पर प्रातः 11 बजे से शाम 6 बजे तक गायत्री शक्तिपीठ कंजई का 41वां वार्षिक उत्सव मनाया गया। इसके पश्चात विभिन्न संस्कार संपन्न करवाए गए एवं वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ही 5 कुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसका संचालन मातृ संस्था शांतिकुंज हरिद्वार से प्रशिक्षित मनीष सिंह की टोली छिंदवाड़ा के द्वारा किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आहुति डालकर धर्मलाभ अर्जित किया। जिसके बाद महाआरती की गई एवं विचार गोष्ठी के बाद विधिवत पूजन अर्चन कर श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान यज्ञ का समापन किया गया। शुक्रवार को नारी सशक्तिकरण के बैनर तले लामता क्षेत्र के ग्राम खुरसोड़ा की दर्जनों महिलाएं लामता थाना पहुंचकर थाना निरीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीण महिलाओं ने ज्ञापन के माध्यम से थाना निरीक्षक को अवगत कराया कि ग्राम खुरसोड़ा में 1 महीने के अंतराल में छेड़छाड़ के 2 प्रकरण दर्ज हुए एवं एक मारपीट का प्रकरण भी दर्ज हुआ है।
इसके बावजूद भी मुलजिमों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए हम समस्त महिलाएं ज्ञापन सौंपकर इन तीनों प्रकरणों के आरोपियों पर शीघ्रतापूर्वक कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा जाए। थाने पहुंची महिलाओं की चर्चा के दौरान पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने अपना काम कर दिया है। आरोपियों के विरुद्ध धारा लगाकर न्यायालय में प्रकरण पेश कर दिया है। आरोपी न्यायालय से जमानत पर बाहर आ चुके हैं। अग्रिम कार्रवाई न्यायालय की ओर से की जाएगी। अब इसमें जो है ना, इसमें अपने को जो भी काम करना है, अब पुलिस इसको न्यायालय में पेश कर दी। आप जो भी समस्या है आप अपने वकील लगा लें या सरकारी वकील को बता दो, तो वो आपकी समस्या मजिस्ट्रेट के पास रखेंगे। तो इसमें अब क्या, पुलिस अपना चालान पेश कर चुकी है। अब आरोपी के संबंध में जो भी बात करनी है तो आप न्यायालय में इस संबंध में बताएं, है ना। आप अपना, या तो अगर आपको लगता है कि सरकारी वकील आपके पक्ष में नहीं करेगा तो आप अपना वकील भी लगा सकते हो, या फिर तुम्हारी तरफ से सरकारी वकील लगा हुआ वो सारी उसमें प्रक्रिया में खड़ा रहेगा। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा शुक्रवार को नगर के पीजी कॉलेज बैडमिंटन हॉल में संभाग स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खेल कैलेंडर के अनुरूप आयोजित की गई इस संभाग स्तरीय महिला पुरुष बैडमिंटन प्रतियोगिता में सिवनी, बैतूल, बालाघाट और छिंदवाड़ा की टीमों ने भाग लिया। आयोजित इस संभाग स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में बालाघाट और सिवनी की महिला एवं पुरुष बैडमिंटन टीम खराब प्रदर्शन के चलते फाइनल में नहीं पहुंच सकी। वहीं अपने खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए छिंदवाड़ा और बैतूल की महिला और पुरुष बैडमिंटन टीम ने फाइनल प्रतियोगिता में प्रवेश किया। जहां देर शाम प्रतियोगिता का फाइनल छिंदवाड़ा और बैतूल के मध्य खेला गया, जिसमें महिला पुरुष दोनों ही वर्ग में बैतूल की टीम एक भी अंक अर्जित नहीं कर पाई। वहीं 0-2 से छिंदवाड़ा टीम ने प्रतियोगिता का फाइनल अपने नाम कर लिया। जहां प्रतियोगिता के समापन पर छिंदवाड़ा की महिला पुरुष बैडमिंटन टीम विजेता रही, तो वहीं बैतूल की टीम उप विजेता घोषित की गई। जहां अंत में दोनों ही टीमों को पुरस्कारों का वितरण कर दोनों टीमों से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन किया गया। शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग लड़की को घर से भगाने और उसके साथ बार बार दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने के एक मामले में शुक्रवार को अंतिम सुनवाई करते हुए पास्को एक्ट बालाघाट के विशेष न्यायाधीश आनंद पीर राहुल की विद्वान अदालत ने थाना लामता रामबुड़िया गांव निवासी 26 वर्षीय आरोपी युवक धर्मेंद्र नेवारे को दोषी करार देते हुए 10 साल का सश्रम कारावास और 5,000 रुपए के जुर्माने से दंडित कर जेल भेज दिया है। वहीं अभियुक्ति को प्रतिकर राशि के रूप में 4 लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से दिए जाने का आदेश दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना लामता क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव में 17 मई 2017 की सुबह 10 बजे एक नाबालिग लड़की अपने मामा के घर बहगांव जाने की बात कहकर घर से निकली थी, जो देर शाम तक मामा के घर नहीं पहुंची और ना ही वह स्वयं के घर वापस आई। वहीं मामा के गांव बहगांव में तलाश करने पर भी लड़की का कहीं पता नहीं चल पाया। इससे आरोपी के द्वारा बेला फुसला कर साथ में भगा कर लेकर गया था। नाबालिग लड़की की वार्ड नंबर 4 छोटा गोंदिया स्थित एक किराए के कमरे से दस्तयाबी की गई थी, जहां पूछताछ में नाबालिग लड़की ने रामबुड़िया गांव के धर्मेंद्र नेवारे नामक युवक से 3 वर्ष का प्रेम संबंध होने की बात कही। साथ ही उसने पुलिस को बताया कि धर्मेंद्र ने उसे शादी का प्रलोभन दिया था, जिससे वह उसकी बातों में आकर घर से भाग गई थी, जहां उन्होंने नागपुर पहुंचकर दुर्गा मंदिर में शादी की थी। नाबालिग की शिकायत पर लामता पुलिस ने प्रकरण में धारा 376(2) N और 5/6 पास्को एक्ट का इजाफा कर प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत किया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी सरिता ठाकुर के द्वारा की गई थी। उप संचालक कृषि एवं अधिसूचित प्राधिकारी राजेश खोबरागड़े ने उर्वरक वितरण एवं विक्रय में नियमों का पालन नहीं करने के कारण मेसर्स नटराज एग्रो सेल्स एंड सर्विस परसवाड़ा का उर्वरक लाइसेंस निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही उनके प्रतिष्ठान में उर्वरक के बचत स्कंद का विक्रय करने के लिए उन्हें 30 दिन का समय दिया गया है। 30 दिनों की अवधि के बाद उनके द्वारा उर्वरक व्यवसाय किया जाएगा तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। 9 नवंबर 2021 को एक ही व्यक्ति को अधिक मात्रा में यूरिया विक्रय करने की शिकायत प्राप्त होने एवं किसानों को भूमि के रकबे व फसल के अनुसार उर्वरक वितरण नहीं करने पर मेसर्स नटराज एग्रो सेल्स एंड सर्विस परसवाड़ा के प्रोपराइटर नमिता अतुल हनुमत को उप संचालक कृषि खोबरागड़े के द्वारा नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, लेकिन प्रोपराइटर नमिता अतुल हनुमत के द्वारा नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, जिस पर उनका उर्वरक लाइसेंस 14 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया था। नगर के वार्ड नंबर 20 में स्थित मां अन्नपूर्णा मंदिर का नव निर्माण हो रहा है। इस अवसर पर 30 जनवरी से 6 फरवरी तक भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जा रहा है।
इस संदर्भ में मां अन्नपूर्णा मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के द्वारा अन्नपूर्णा मंदिर प्रांगण में पत्रकार वार्ता आयोजित कर जानकारी देते हुए बताया कि यहां पूर्व से जो मां अन्नपूर्णा मंदिर था वह 110 वर्ष का हो गया था। जर्जर होने के कारण नए मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसका कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजन कर माता रानी को नए मंदिर में विराजित किया जाएगा। उसको बहुत ज़्यादा प्रचारित करेंगे जिले भर में, महाराष्ट्र में, गोंदिया में, नागपुर में, जहाँ था हम लोग इसे प्रचारित करेंगे और अधिक से अधिक लोगों को यहाँ आमंत्रित कर लोगों को इस पुण्य लाभ में शामिल करेंगे। हमारा उद्देश्य मंदिर जब जर्जर हो गया था उसको बचाने का था, तो पूरी तरह से उसको विसर्जित किया गया। हमारे आर्किटेक्ट आलोक नेमा जी ने इसमें अहम भूमिका निभाई, क्योंकि मंदिर की मूर्तियां वहां से विस्थापित करना बड़ा कठिन काम था और धार्मिक रूप से लोग ये भी बोलते हैं कि मंदिर कैसे आप विस्थापित कर पाओगे। तो उस सबको हमने लोगों से, प्रखंड विद्वानों से सलाह करके पूजा पाठ कराकर माता जी को एक उनके कक्ष में विस्थापित, कुछ दिन के लिए विस्थापित किया। 10 जून 2019 को विधिवत भूमि पूजन कर हम इसको निर्माण को कंप्लीट करने की ओर हैं। उसके बाद उज्जैन में एक है और एक बालाघाट में। ये 100 साल से पुराने अन्नपूर्णा मंदिर यहाँ पर हैं। अन्नपूर्णा मंदिर जिले में मेरे ख्याल से एक ही मात्र था और बहुत कम पाए जाते हैं, मगर अन्नपूर्णा मंदिर के इस मंदिर के मामले में कहा जाता है कि यहाँ का अन्न, जो माता जी को अगहन के महीने में जो अनाज मिलता है, वो अनाज अपनी कोठी में ले जाकर डालें तो जीवन भर आपको धन्य धान की कमी नहीं होगी। बहुत ही सिद्ध पीठ है, माता जी के कई चमत्कार देखने मिलते हैं। तो जनवरी 2022 से 6 फरवरी 2022 तक जो 7 दिवसीय कार्यक्रम होने वाला है, ये एक बहुत भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। मैं आपके माध्यम से जिले के, नगर के सभी भक्तों से अनुरोध करता हूं कि जब भी समय मिले कम से कम एक बार आके इस मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा तो उसमें सम्मिलित हो और आप माता अन्नपूर्णा के जो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम होंगे उसमें शामिल हो, तो आपको एक अलग ही आनंद की अनुभूति होगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जैसे जैसे नामांकन फॉर्म भरने की अंतिम तारीख करीब आती जा रही है, वैसे वैसे इस कड़ाके की ठंड में पंचायत स्तर की राजनीति का पारा ऊपर चढ़ता जा रहा है। जहां निर्वाचन फॉर्म भरने के पहले और दूसरे दिन प्रत्याशियों ने रुचि नहीं दिखाई, तो चौथे और पांचवें दिन तो जैसे सुबह से लेकर शाम तक प्रत्याशियों में नाम निर्देशन फॉर्म जमा करने की होड़ लगी रही। शुक्रवार को यह आंकड़ा गाड़ी के मीटर की तरह तेजी से चलता रहा और शाम होते तक 2 सैकड़ा को यहां पार कर गया। चलिए आपको बता देते हैं कि जिले के भीतर कब कहां किस चरण में चुनाव होने वाले हैं। तो प्रथम एवं द्वितीय चरण में विकासखंड बैयर, परसवाड़ा, बारासिवनी, खैलांजी, लांजी, किरनापुर एवं कटंगी के 7,911 पंच, 474 सरपंच, 152 जनपद पंचायत के सदस्य एवं 19 जिला पंचायत सदस्यों के निर्वाचन के लिए संबंधित क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसी कड़ी में नाम निर्देशन पत्र जमा करने के 5वें दिन 17 दिसंबर को पंच के लिए विकासखंड बैयर से 19, परसवाड़ा से 28, वारासिवनी से 32, खैलांजी से 39, लांजी से 12, किरनापुर से 29 एवं विकासखंड कटंगी से 29 प्रत्याशियों ने नाम निर्देशन पत्र जमा किए। इस प्रकार सरपंच पद के लिए विकासखंड बैयर से 9, वारासिवनी से 6, खैलांजी से 19, लांजी से 10, किरनापुर से 20 एवं विकासखंड कटंगी से 5 प्रत्याशियों ने नाम निर्देशन पत्र जमा किया है। जनपद पंचायत सदस्य के लिए विकासखंड बैयर से 6, खैलांजी से 2, किरनापुर से 4 एवं कटंगी से 2 प्रत्याशियों ने नाम निर्देशन पत्र जमा किया है। जिला पंचायत सदस्य के लिए क्षेत्र क्रमांक 7 से ज्योति उमरे, क्षेत्र क्रमांक 14 से अलका मुल्कराज आनंद, क्षेत्र क्रमांक 16 से पुष्पलता मेश्राम, क्षेत्र क्रमांक 17 से राम कुमार नगपुरे एवं क्षेत्र क्रमांक 20 से टामेश्वर पटले ने नाम निर्देशन पत्र जमा किया है। इस प्रकार 17 दिसंबर को पंच के लिए 188, सरपंच पद के लिए 73, जनपद सदस्यों के लिए 14 एवं जिला पंचायत सदस्यों के लिए 5 प्रत्याशियों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया गया है। नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2021 रखी गई है। देर शाम को राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा एक और आदेश जारी कर दिया गया है कि शनिवार को अवकाश के दिन भी सामान्य दिनों की तरह नाम निर्देशन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया चलती रहेगी। कोरोना की दूसरी लहर समाप्त होने के बाद अब एक बार फिर से प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट के मामले बढ़ने लगे, जिसे देखते हुए शासन प्रशासन के द्वारा समय समय पर गाइडलाइंस भी जारी की जा रही है। इन आंकड़ों में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए शुक्रवार को पीजी कॉलेज एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने अन्य छात्रों के साथ पीजी कॉलेज प्रबंधन को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने महाविद्यालय में आगामी समय में आयोजित होने वाली ऑफलाइन परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग की गई। अभी हाल ही में जिस प्रकार से
प्रदेश में कोरोना के केसों में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में छात्र छात्राओं की ऑफलाइन एग्जाम कराना उनके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अनुचित है। इसलिए आज बालाघाट NSUI के द्वारा छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर उनसे यह मांग की गई है कि ऑफलाइन एग्जाम न कराकर ऑनलाइन एग्जाम कराया जाए, जिससे कि छात्र छात्राओं का जीवन सुरक्षित रहे और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या और ऐसी कोरोना जैसी गंभीर महामारी का सामना न करना पड़े। मध्य प्रदेश के भीतर होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और आगामी दिनों में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी करते हुए महाराष्ट्र की तर्ज पर प्रदेश के भीतर भी इस चुनाव में ओबीसी आरक्षण को समाप्त कर दिया है। आदेश के मुताबिक अब जिन स्थान पर ओबीसी आरक्षण के लिए सीट आरक्षित की गई थी, उन स्थानों पर सामान्य सीट की तर्ज पर चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी। इस शब्दावली, इस भाषा का अर्थ आप कम शब्दों में समझ लीजिए कि जिन स्थानों पर ओबीसी के प्रत्याशी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उन स्थानों को सामान्य सीट घोषित कर दिया गया है। मतलब साफ है कि अब ओबीसी आरक्षण वाले स्थान पर सामान्य रूप से कोई भी प्रत्याशी, किसी भी वर्ग का प्रत्याशी चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकता है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर एक हफ्ते से चल रही कश्मकश में रोजाना कोई ना कोई नया मोड़ आ रहा है। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि अगर चुनाव संविधान के हिसाब से हो रहे हैं तो उसे कंटिन्यू रखे, अगर संविधान के खिलाफ है तो चुनाव रद्द करे। इसका निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग को खुद करना है। कोर्ट के इस आदेश के बाद पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लग सकती है। हालांकि अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से इस मामले में कोई अभिमत नहीं आया है। एमपी में पंचायत चुनाव में रोटेशन प्रक्रिया सहित अन्य प्रक्रियाओं का पालन न करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव संविधान के हिसाब से हो तो ही कराए। मध्य प्रदेश में आरक्षण रोटेशन का पालन नहीं किया गया। यह संविधान की धारा 243C और D का साफ उल्लंघन है। अभी सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत आदेश आना बाकी है। इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि कोर्ट का आदेश मिलने के बाद चुनाव रोकने पर निर्णय लिया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए मतदान दलों को प्रथम चरण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 15 एवं 16 दिसंबर के प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे 19 कर्मचारियों को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। किस बात का उल्लेख किया गया है कि क्यों न इस लापरवाही के लिए उनकी 3 वेतन वृद्धि रोकी जाए। इन कर्मचारियों को 7 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। इन कर्मचारी को 7 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। अगर समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सबसे अहम कड़ी जिला सरकार के मुखिया जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण की प्रक्रिया को फिलहाल पंचायत राज संचालनालय भोपाल के द्वारा अनिश्चितकाल के लिए टाल दी गई है। आपको बता दें कि इसके पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण की प्रक्रिया 14 दिसंबर 2021 को करवाई जानी थी, जिसकी तारीख बढ़ाकर 18 दिसंबर 2021 कर दी गई थी। लेकिन 17 दिसंबर की देर शाम को ही एक आदेश जारी किया गया, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि अपरिहार्य कारणों की वजह से जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण की प्रक्रिया निरस्त कर दी गई है। आगामी तिथि तय होने पर सूचना दे दी जाएगी। अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022 के फेज 1 डेटा कलेक्शन कार्य के तृतीय चरण में बालाघाट वन वृत्त के अंतर्गत उत्तर सामान्य वन मंडल के 5 परिक्षेत्रों के 116 बीटों में दिनांक 15 से 17 दिसंबर 2021 3 दिनों तक बाघ, तेंदुआ एवं अन्य परभक्षियों के साक्ष्य ढूंढने का अभ्यास संपन्न हुआ। एसडीओ प्रशांत साकरे ने बताया कि बाघ आंकलन में प्रथम चरण में 3 दिनों के डेटा कलेक्शन कार्य के उपरांत 5 रेंजों के 116 बीटों में 95 बीटों में बाघ की उपस्थिति के साक्ष्य दर्ज हुए हैं। वहीं 111 बीटों में तेंदुए की उपस्थिति के साक्ष्य दर्ज किए गए। बाघ आकलन के द्वितीय चरण में पहले ही उत्तर सामान्य मंडल की 2 रेंजों के 47 बीटों में 35 बीटों में बाघ की उपस्थिति के साक्ष्य पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। इस प्रकार उत्तर सामान्य वन मंडल के 163 बीटों में 130 बीटों में बाघ की उपस्थिति के साक्ष्य प्राप्त हुए, जो कि गत बाघ आंकलन वर्ष 2018 में प्राप्त 65 बीटों के तुलना में दोगुनी है। बालाघाट को टाइगर जिला एवं प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा बनाए रखने की दृष्टि से वन वृत्त बालाघाट अंतर्गत उत्तर सामान्य वन मंडल के यहाँ आंकड़े अत्यंत सराहनीय है। बस स्टैंड की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने और बसों के इर्द गिर्द घूमने वाले ऑटो के जमावड़े को व्यवस्थित करने के लिए कुछ माह पूर्व यातायात पुलिस के द्वारा बस स्टैंड गौठान के सामने की जगह को ऑटो संचालकों को स्टैंड लगाने के लिए दी गई थी।
जहां ऑटो चालक स्टैंड पर ऑटो खड़ी कर सवारियों को ढोने का काम करते थे। अब यातायात पुलिस के द्वारा स्टैंड के लिए दी गई उस जगह को खाली करने के आदेश नगर पालिका के द्वारा जारी किए गए, जिसमें मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश मर्सेनिया ने स्वयं बस स्टैंड का निरीक्षण कर उक्त जगह से ऑटो स्टैंड हटाने के निर्देश दिए, जिससे ऑटो चालक काफी नाराज है। उन्होंने ऑटो स्टैंड की उक्त जगह को खाली न कराए जाने की मांग को लेकर नगर पालिका में एक ज्ञापन भी सौंपा है। हमारा मसला ये है सर कि हम लोग ऑटो स्टैंड में ऑटो लगाते हैं अंदर में। हम लोग हमारी ऑटो पहले अंदर घूमती थी अपने बसों के आजू बाजू, तो हमको कहते यातायात पुलिस थाने से अपने कहते टीआई साहब ने हमको एक जगह अपने कहते खड़े रहने की स्थिति जगह दी, जिससे हम कहते 3 साल से वहाँ पर खड़े हैं और स्टैंड लगा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि अपने कहते यातायात जो अपने कहते प्रभावित होता था उससे हमारे ऑटो से नहीं हो रहा है। आज की डेट में ये चल रहा है कि हमारे पीछे मतलब गौरी समाज के लोग अपने कहते कुछ लोग अपने हमारे पीछे के लिए भिड़े हुए हैं और हम लोगों को वहाँ पर आए दिन के लिए टॉर्चर किया जाता है कि आखिर की जगह है, ऐसा है वैसा है करके। अब जबकि कहते गवर्नमेंट ने उनको सागौन बंद स्थिति में उनको 15 साल से जगह दे चुकी है, आखिर की जगह 15 साल से उधर दे चुकी है, क्योंकि ये जो है कहते खेत खलियान वाला मामला है, साल में एक बार भरता है, मंडाई भरती है उसके लिए। अब पहले जो था मतलब 50 साल पहले ये अपने बस स्टैंड में चल गया, पहले आबादी उतनी नहीं थी। आज की डेट में आबादी इतनी बढ़ गई है कि यहाँ पर अब उनका आखिर का मंदिर नहीं चल सकता, लेकिन मंदिर के पीछे राजनीति चलाया जा रहा है। अच्छा ये बताइए, आप पेटों पे आप कैसे कह सकते हैं कि ये जगह जो है गौठान की नहीं? आपके पास ऐसा क्या प्रमाण है? मेरे पास है ना प्रमाण है ना, गवर्नमेंट का प्रमाण है मेरे पास में। एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, ऐसा करके पूरा के अंदर नक्शा है मेरे पास। अच्छा, आपने नक्शा निकलवाया क्या? मैंने के अंदर नक्शा निकलवाया, उसमें के अंदर नजुल सीट बता रहा है, उसमें टोटल नजुल सीट बता रहा है, जबकि मंदिर का जो पत्थर रखा था तो इन लोगों ने प्रेशर देकर उस समय उन लोगों ने अपने कहते जो उधर एक्स्ट्रा इन लोगों ने कहते धर्मशाला वालों ने कहते दुकान निकाली गई, तो उसमें इन लोगों ने प्रस्ताव रखे कि हमारी मंदिर भी बनाया जाए। तो उस नगर पालिका सर आने का रीजन ये है कि वहाँ सीओमा साहब आए हुए थे अभी, मतलब ये भी सर आते हैं ऑटो स्टैंड हटवाने के गौठान किला मुटिया देव के सामने में जो ऑटो हमारी लग रही थी, तो इसी रीजन से हम लोग नगर पालिका सीओमा साहब के पास आए हैं। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये हो रही सर, हमारे पास काफी समय से मतलब वो स्टैंड चल रहा था हमारा। अब वहाँ पर गौरी समाज वालों ने मतलब आवेदन दिए कि यहाँ से ऑटो स्टैंड हटाया जाए। अच्छा, जैसे कि उस दिन बात हुई थी आपकी कलेक्ट्रेट में, एक बैठक हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि आप अपने ऑटो का फिटनेस कराइए और उसके बाद जो है आपको ऑटो स्टैंड खोल के देंगे। तो अभी क्या हुआ इसमें? आपने अपनी गाड़ी के पूरा ओके करवा लिया? तो सर हमने ऑटो के कागज पूरे ओके करा लिए। अब और जो मीटिंग में बोला गया था कि आपको स्टैंड भी मतलब इशू कराया जाएगा, तो हमको स्टैंड भी अभी दिया नहीं है। अच्छा, जो आप पुराना स्टैंड थे अब वहाँ से भी हटा रहे हैं? हाँ, अब जो पुराना स्टैंड था वहाँ से भी हमको अब हटा रहे हैं। और नया स्टैंड भी नहीं दिए? नया तो स्टैंड ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? अब हम लोग क्या करें सर? वही सर, अब अंदर हमको बस के सामने घूमना पड़ेगा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश मर्सेनिया ने बताया कि ऑटो स्टैंड पर आपत्ति गोवारी समाज के द्वारा लगाई गई है, जिन्होंने उक्त जगह को गोठान की भूमि बताते हुए गोठान की उक्त जगह को खाली कराने की मांग को लेकर सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी, जिनकी शिकायत पर ऑटो चालकों को उक्त जगह से ऑटो स्टैंड हटाने के लिए कहा गया है। वहीं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उक्त जगह से स्टैंड हटाने के बाद ऑटो चालकों को स्टैंड लगाने के लिए दूसरी जगह नगर पालिका के द्वारा नहीं दी जाएगी। सर, एक गौठान की भूमि में ऑटो वाले आपत्ति लगा रहे हैं कि नजूल की जमीन है, कल आपके पास भी आए थे, तो क्या है इनका पूरा मामला? पूरा मामला यही है कि मतलब इन लोगों ने मेरे को आके है ना, ऑटो वालों ने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए है ना, खसरा नजूल की भूमि है, तो वहाँ से मतलब ये आपत्ति आ रही थी कि ये ऑटो वाले लोगों के लिए जगह आरक्षित नहीं है, यहाँ पे अनावश्यक रूप से लगाई जा रही है ना। तो मैंने इस संबंध में ऑटो जो वाले आए थे सभी लोग मिलके यहाँ पे, तो उनको यही सलाह दी है कि आप तहसीलदार साहब से उस जमीन के संबंध में आप दिखवा लें, क्लियर कर लें। अगर वो आपके पक्ष में आता है तहसीलदार साहब के यहाँ से डिसीजन, तो उस हिसाब से फिर हम लोग भी इस मामले में ज्यादा आपत्ति नहीं करेंगे। तो अभी सर जैसे कि ऑटो वहीं लग रहा है, या क्योंकि इन्हें सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की थी, जानकारी आ रही है? जी जी। तो अभी क्या ऑटो स्टैंड वहीं रहेगा या तो फिर अगर वो वहाँ लगा है, वैसे तो हमने उनको हिदायत दी है कि अभी 2 दिन ना लगाए आप, है ना, और 2 दिन में जब तक है ना तहसीलदार साहब के यहाँ से आप जाँच करवा लें, जाँच आ जाती है तो फिर अगर आप पाया जाता है कि यहाँ पे ऑटो स्टैंड लगाया जाना उचित है तो बिल्कुल लगाए। अगर नजूल की भूमि है, ऑटो स्टैंड लगता आ रहा है वहाँ पर, तो बिल्कुल लगाए। कि उन्हें हटाया जाता है तो कहीं और जगह दी जाएगी या नहीं? नहीं, नगर पालिका के पास जगह नहीं है कहीं पे देने के लिए।